सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग करते हैं लॉ, एजुकेशन, मोटिवेशन और फाइनेंस की बातें। तो आज लॉ की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये जानना चाहेंगे कि जो आप लोग सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं, बाइक या कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी गाड़ी की सेल परचेज होती है सेकेंड हैंड, अगर आप उसमें बायर हैं, आप उसमें क्रेता है, खरीदार है, तो आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होता है, क्या प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना है, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप जब भी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदें तो आप कंसर्न जो आरटीओ होता है या डीटीओ होता है, वहाँ से इसको वेरीफाई करवाएं। जो अभी उसका नंबर है उसको वेरीफाई करवाएं। गाड़ी जब भी आप खरीदते हैं किसी भी बायर से, तो उसको चेक में हमेशा पेमेंट करें। चेक में पेमेंट करें या यूपीआई करें। जो सेलर है, जो गाड़ी विक्रेता है, उसको जो भी आप पैसे दे रहे हैं उसको कोशिश करें कि चेक में दें। इन केस आपके पास चेक अवेलेबल नहीं है तो आप यूपीआई में पेमेंट करें, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे और जो यूपीआई का अदर प्लेटफॉर्म है उससे। इससे होता क्या है कि कई बार गाड़ी लेने के बाद से जो विक्रेता होता है, जो सेलर होता है, वो अपनी बातों से मुकर जाता है, या तो वो गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाने से मना करने लगता है, आनाकानी करता है, या फिर वो गाड़ी के भाव बढ़ा देता है और आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं। और वो ना तो वो आपका पैसा रिटर्न करता है, ना तो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र करवाता है। तो मनी ट्रांसफ़र एक अच्छा एविडेंस होता है, ताकि हम कभी भी आगे कोर्ट में जाएं तो एक सबूत के तौर पे, एक एविडेंस के तौर पे हम उसको दिखा पाएँ। दूसरा चीज़ है, गाड़ी सेल परचेज करते टाइम एक फॉर्म 28 आता है, फॉर्म 28, वो आपको फिलअप करना ज़रूरी होता है। उसका मतलब होता है एनओसी, कि वो जो अभी मेन ओनर है वो आपको ये गाड़ी बेच रहा है और इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। प्रीवियसली जो भी इस गाड़ी से कंसर्न होगा, कोई लीगल केस होगा उस गाड़ी के ऊपर या कोई चालान होगा, तो उसकी पूर्ण जिम्मेवारी जो होगी वो पहले वाले ओनर की होगी। सेकेंडली, अगर वो गाड़ी लोन पे है, किस्त पे है, जैसे कि कई बार गाड़ियाँ होती है, लोग लोन पे ले लेते हैं, बैंकों से फाइनेंस करवा लेते हैं, और वो जब गाड़ी बेचते हैं तो उसकी लायबिलिटी फर्स्ट ओनर की होती है। तो जब भी आप इस तरीके की गाड़ी खरीदते हैं तो आप पता करें कि वो जो फर्स्ट ओनर है उसने गाड़ी को फाइनेंस पे लिया है, लोन पे लिया है, या उसने कैश पेमेंट लिया है। मोस्टली अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो गाड़ियाँ फाइनेंस पे ही आ रही है। तो उस केस में अगर कोई लोन चल रहा है तो उसमें फॉर्म 35 आपको भरना होता है। फॉर्म 35 भरने का आशय ये है कि इस गाड़ी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी लोन चल रहा है, जो भी फाइनेंस चल रहा है, उसकी पूर्ण जिम्मेवारी जो प्रीवियस ओनर है, जो मेन ओनर है, उसी की होगी। अभी से जो क्रेता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी फाइनेंस से रिलेटेड। और एक चीज़, आप जब भी गाड़ी लेते हैं तो आप आरटीओ में, डीटीओ में, जहाँ भी इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वहाँ पे जो बायर है, फर्स्ट बायर और सेलर दोनों की फ़ोटो होती है वहाँ पे, और चाबी सुपुर्द करते हैं और उसकी एक फ़ोटोग्राफ्स लगती है जो डीटीओ में जमा होती है। उसके अलावा एक सेल डीड बनता है। सेल डीड में आप लोकल कचहरी में जाएंगे, वहाँ पे सेल डीड या क्रय विक्रयनामा करके बनता है। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में लिखवा लीजिए, अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश में उसको लिखवा लीजिए, और पूरे टर्म्स कंडीशन उसमें लगे रहते हैं। उसमें दोनों को, बायर सेलर यानी क्रेता और विक्रेता, दोनों के सिग्नेचर होते हैं, वो आपको करवाने होते हैं। और उसके अलावा आप जो सेलर हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनके 2 फोटोग्राफ्स, आपके जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और 2 फोटोग्राफ से वो लेके जो डीड होती है उसमें आप स्टेपल करें और दोनों के सिग्नेचर करवाएं, और बाकी के जो प्रोसेस है वो करवा लेते हैं। और दोनों की एक कॉपी आप अपने पास भी रखें और सेलर के पास भी रखें, ताकि भविष्य में कोई आपको दिक्कत ना आए। इन केस इन फ्यूचर आपको इस तरीके की कोई भी लीगल आपको एडवाइस, असिस्टेंस की आवश्यकता होती है तो आप, मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप मेरे से सहायता ले सकते हैं। इसी के साथ